ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल वाला पाठ है। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। याद रहे अंबेडकर की चेतावनी। भीमराव अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि देश के पहले कानून मंत्री और संविधान का जनक, संविधान का पिता कहते हैं ना किसे, भीमराव अंबेडकर साहब को। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मौत हो गई थी। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में उस पर व्यापक चर्चा को लेकर पक्ष विपक्ष में सहमति हो गई है। देखना है कि इस चर्चा का क्या स्तर रहता है। यह वर्ष संविधान को लेकर बहुत चर्चित रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा संविधान को बदलने का जो से गोफा छोड़ा गया था, वह कुछ हद तक जनता को बरगलाने में सफल भी रहा है। संविधान को लेकर किसी भी दुष्प्रचार पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विश्व में के सबसे विविधतापूर्ण एवं जीवंत लोकतंत्र में अपनी अभी तक की यात्रा के दौरान हमारे संविधान ने हर परीक्षा उत्तीर्ण की है। और निसंदेह आप देखते हैं कि 75 वर्षों की यह संविधान यात्रा कई उतार चढ़ाव से गुजरी है, लेकिन इसी राह पर चलते हुए देश ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आज विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। और देखिए, संविधान की बात करें तो आप लोग 2 तारीखें याद रखिए। एक तो 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान अंगीकृत हो गया था, कुछ प्रावधानों के साथ आ भी चुका था, और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 में लागू हो चुका था और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, इसलिए गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर बात आने की बात हो रही ना। भारतीय संविधान के सबसे टिकाऊ होने के पीछे उसका लचीलापन एवं अनुकूलता है। कुछ विद्वान संविधान में व्यापक संशोधनों को लेकर जरूर मखौल उड़ाते हैं, लेकिन वे इससे अनभिज्ञ हैं कि उसके लचीलेपन से ही संविधान के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही भारत की एकता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। असल में पश्चिम के लोग नहीं, बल्कि भारतीय ही यह कला और कौशल जानते हैं कि अपने समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। भारतीय संविधान के स्थायित्वपूर्ण तत्व को शोधार्थियों ने बखूबी स्थापित किया। शिकागो विश्वविद्यालय में लॉ स्कूल द्वारा लिखित संविधान का जीवनकाल शीर्षक से प्रकाशित एक पत्र के अनुसार संविधान बहुत समय तक नहीं चलते हैं। अधिकांश संविधानों का जीवनकाल 15 से 19 वर्षों का होता है। औसत जीवनकाल 17 साल बताया गया है। अध्ययन के अनुसार करीब आधे संविधान 18 साल तक खत्म हो जाते हैं और 50 वर्ष के पड़ाव तक केवल 19% ही कायम रह पाते हैं, और उनके जल्द दम तोड़ देने की दर ही काफी अधिक है। करीब 7% संविधान अपना दूसरा साल नहीं देख पाते। और इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे संविधान द्वारा 75 साल का पड़ाव पार करना बहुत कुछ कहता है। करीब आप देखिए 80 से अधिक संविधानों का अवलोकन करने के बाद मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र के आधारभूत अवयव और धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जैसे मूल अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है, वैसे कहीं अन्य आप देखते हैं कि नहीं मिलते हैं। अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 के अतिरिक्त अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 कि ये अधिकार प्रदान करता है कि यह एक तथ्य है कि प्राचीन लोकतंत्र में किसी मत को मानने का अधिकार तो है, किंतु मत का प्रचार प्रसार मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। भारत की संविधान सभा में कुछ ईसाई सदस्यों ने इसके पक्ष में दलील दी कि मत प्रचार ईसाईयत के केंद्र में है और उसे मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और आप देखिए, नेहरू, सरदार पटेल और अन्य लोगों ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया। और इसमें भी अनुच्छेद 28 उल्लेखनीय है, जो राज्य निधि से पूर्णता पोषित किसी विधान संस्थान में धार्मिक शिक्षा के प्रसार को प्रतिबंधित करता है। इसके पीछे सरकारी स्कूलों में हिंदू बहुसंख्यकों के धर्म प्रचार को अवरुद्ध करने की मंशा थी। एक राष्ट्र के रूप में आप देखते हैं कि भारत के चरित्र पर दृष्टि डालें तो वह सभ्यतागत रूप से पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक प्रकृति वाला रहा।
और इसके पर्याप्त साक्ष्य ऋग्वेद से लेकर तमाम अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। हालांकि ब्रिटिश राज और हमारी राजनीति की नेहरू युग में भारतीयों के दिमाग में यह भरा गया है कि हमने ये विचार ब्रिटेन और अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए। बहुत सारे लोग कह देते हैं ना कि भारत का जो संविधान है वो उधार का लिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरों से अच्छी चीजें सीखने लायक है, अच्छी चीजें लेने लायक, उसमें सुधार करके हम लोगों ने जरूर शामिल किया है भारत के संविधान में। और आप देखते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी लोकतांत्रिक परंपराओं से जुड़े साक्ष्यों के आलोक में ऐसी धारणाएं को चुनौती दी जानी चाहिए। संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ऐसा किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही कारगर नहीं रह सकता है और उसका दायरा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तक विस्तारित होना चाहिए। और इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु उन्होंने उनकी प्रारूप समिति ने राज्य को निर्देश हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आकार दिया। केंद्र और राज्यों की सरकारों ने भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इसे नए आयाम दिए। मिसाल के तौर पर मोदी सरकार ने 10 करोड़ से अधिक घरों को जल से नल, एलपीजी गैस और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। राज्य सरकार भी अपनी योजनाएं चला रही हैं। यह दर्शाता है कि हमारी सरकारों ने सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र से लेकर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने में डॉक्टर अंबेडकर की सलाह को कितना गंभीरता से आत्मसात किया। पूर्णतः लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने के लिए किसी राष्ट्र में 8 अपरिहार्य तत्व होने चाहिए। ये 8 पहलू हैं: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मूल स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, ये पंथ निरपेक्षता के प्रति कटिबद्धता, राज्य और पंथ मजहब का पृथक्करण, सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप, विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लैंगिक समानता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि भारतीय संविधान इन सभी कसौटियों पर खरा उतरता है और यही गुण उसे अन्य संविधान पर बढ़त दिलाते हैं। अपनी सफल संवैधानिक यात्रा के दौरान के बीच हमें संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी भी सदैव याद रखना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि हमें असंवैधानिक तौर तरीके और सविनय अवज्ञा तथा तथाकथित क्रांति से बचना चाहिए। वह ऐसे लेकर आश्वस्त थे कि संविधान कारगर होने के साथ ही इतना मजबूत एवं लचीला है कि वह देश को एकजुट रखने में सफल होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमने खराब संविधान दिया, बल्कि यह कहना होगा कि उसका पालन करने वाले अच्छे नहीं हैं। एक ऐसे दौर में जब हमारे नेता हमें जाति जैसे विभिन्न विभाजक हित बिंदुओं पर विभाजित करने के प्रयास में जुटकर विभिन्न मोर्चों पर हमारी सफलता को खारिज करने में लगे हैं, तो हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर के इन शब्दों को सावेद याद रखना होगा। लेखक लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं ये सूर्य प्रकाश, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। एक दूसरे को मुंह चढ़ाते 2 विधान। ये आप देखिए, संयुक्त संसदीय समिति को वक्फ अधिनियम पर विचार करने के लिए कुछ और समय मिल गया है। अब यह समिति अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र यानी बजट सत्र में प्रस्तुत करेगी। देखिए, संसद की बात करती है तो 3 इसके भाग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 112 में। तो आप लोग भी तो बजट बनाते हैं ना अपने घर का, उसी तरह से आप कहिए। इस समिति की बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने जैसा हंगामा किया, उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि सहमति से कोई रपट सामने आ सकेगी। और वहीं आप देखें, ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया अपने राज्य में। विपक्षी सांसदों की माने तो वक्फ अधिनियम में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। उनका यह निष्कर्ष तब है जब हाल में कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ जमीन और केरल में 600 ईसाइयों की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज करने और पीड़ितों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन देने के लिए वहां के मुख्यमंत्रियों को आगे आने पड़ा। और जो इसका रोना रो रहे हैं कि वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार हैं, वे भी वक्फ अधिनियम में बदलाव के विरोधी हैं। यह हास्यास्पद है कि कर्नाटक, केरल और सूरत एवं वाराणसी के मामलों से परिचित लोग भी यह दावा करने में लगे हुए हैं कि यह महज अफवाह है कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से किसी संपत्ति को अपनी बता सकते हैं। यदि यह सही है तो फिर कर्नाटक के किसान और केरल के ईसाई परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कैसे कर दिया? ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें आप देखिए वक्फ बोर्ड के फर्जी दावे की कलई खुली है। कई राज्यों में वक्फ संपत्ति से जुड़े घोटाले में भी सामने आ चुके हैं। फिर भी जिद यही है कि मौजूदा वक्फ अधिनियम में सब कुछ सही है। यह वक्फ अधिनियम सचमुच न्याय संगत है तो क्यों ना इसी तर्ज पर हिंदू समुदाय के लिए सनातन भूमि अधिनियम बना दिया जाए। वक्फ अधिनियम के तहत बने वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकारों को कितना भी नकारा जाए, इसमें संदेह नहीं कि उसे असीमित अधिकार मिले हुए हैं।
वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना बता दे तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है कि जिसकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हो। एक और आप देखिए, वक्फ अधिनियम के रूप में देश में एक ऐसा कानून है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है। दूसरी ओर आप देखिए, पूजा स्थल अधिनियम के रूप में ऐसा कानून भी है जो किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव का निश्चित करता है, भले ही इसके अकाट्य प्रमाण हो कि 1947 से पहले इसका धार्मिक स्वरूप भिन्न था। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को उसी स्वरूप में बनाए रखना है जो 15 अगस्त 1947 को था। इस कानून ने केवल राम मंदिर मामले को बाहर रखा गया था। और जो 1991 का कानून है वो इसलिए लाया गया था कि आगे इस तरह की खाई ना बढ़े, हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद ना हो, मंदिर मस्जिद का विवाद ना हो, उस पर रोक लग जाए। क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में आप देखते हैं कि दो समुदाय के बीच काफी खाई पैदा कर दी थी। हमारे देश में उस वजह से दंगे हुए, लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का आकलन है कि उक्त कानून किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने का निषिद्ध नहीं करता। इसी कारण वाराणसी में ज्ञानवापी अवधार में बहुशाला परिषद का सर्वे संभव हो सका है। बहुचर्चित संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी इसीलिए हुआ है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हिंदू संगठन कुछ और धार्मिक स्थलों के सर्वे की मांग कर रहे हैं। कहना कठिन है कि यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा। इस सिलसिले को देखकर यह आवाज उठी कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत किसी भी स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने की अनुमति ना दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, यह देखना विचित्र है कि एक कानून तो किसी को किसी भी संपत्ति पर दावे करने का अधिकार देता है और एक अन्य कानून किसी को आप देखते हैं कि अपने धार्मिक स्थल पर बलात् कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने से भी रोकता है। क्या यह न्याय के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप है? यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो क्या उसे उसके खिलाफ अदालत जाने का भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या एक देश में एक दूसरे के विपरीत दो तरह के विधान हो सकते हैं? यदि मान्यता यह है कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश में जो कुछ हुआ है उसे भुला दिया जाए, तो क्या इसी आधार पर कोई यह तर्क भी दे सकता है कि अनुचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ उसे भुला दिया जाए और उनके उत्थान के जो उपाय किए जा रहे हैं उनसे मुक्ति पा ली जाए? यह समझा जाना चाहिए कि अतीत के घाव की अनदेखी करने से वे भरते नहीं हैं। वे तब भरते हैं जब अतीत के अन्याय को स्वीकार किया जाता है। ऐसा तब संभव होता है जब अतीत के अत्याचारों का पता लगाने के लिए सत्य के सम्मुख जाया जाता है। कई देशों में यह काम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के जरिए हुआ है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में इस आयोग का उद्देश्य अतीत के अत्याचारों को उजागर करना और श्वेत एवं अश्वेत समुदाय के बीच समन्वय सद्भाव कायम करना था। दक्षिण अफ्रीका के अलावा कनाडा, कोलंबिया समेत दर्जनों देशों में सत्य एवं समन्वय आयोग बन चुके हैं। भारत में भी अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार का पता लगाने के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आयोग बनाने को कहा था। आप देखिए 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था ना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। अभी 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यदि मंदिर मस्जिद से जुड़े विवादों का हल करने के साथ हिंदू मुस्लिम संबंध सामान्य सहज करने हैं तो उसका रास्ता ऐसे किसी आयोग के जरिए ही मिल सकता है, ना कि अतीत के अन्याय पर पर्दा डालने से या इतिहास को तोड़ने मरोड़ने से। निसंदेह हर मंदिर पर मस्जिद दरगाह को खाली नहीं कराया जा सकता है, लेकिन उसके मूल स्वरूप का सच जानकर सुलह का मार्ग अवश्य प्रशस्त किया जा सकता है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं। देखिए, हम सब लोग एक तरह से भारतीय हैं, ये तो पक्का हो चुका है ना। तो कहा जा रहा है, बहुत सारे जो जानकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि भैया दोनों समुदाय के लोगों को बैठकर और सरकार को उसमें हस्तक्षेप कर एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए। और ये जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें और ये खत्म होना चाहिए। हमें बात शिक्षा पे करनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। हम चाइना को कैसे पीछे छोड़ें, अमेरिका को कैसे टक्कर देने की स्थिति में पहुंचे, इस तरह की बातें होना चाहिए। अब देखिए, हमारे पड़ोस में एक बांग्लादेश है, वहां शांति फैली हुई है। हम लोग ना चाहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी। आप देखते हैं कि वहाँ जो अल्पसंख्यक के रूप में जो भी लोग हैं, हिंदू हैं, उनमें उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पर हस्तक्षेप भारत को करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से आप देखते हैं कि इसकी सीमा लगती मेघालय, 5 राज्यों की। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। उन्नति की राय। हर व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, कष्ट सहिष्णुता आवश्यक है। पुरुषार्थी व्यक्ति भी कष्ट, सहिष्णुता एवं साहस के अभाव में ठहर जाता है। पुरुषार्थ की प्रदीप्त
लौ कष्ट, असहिष्णुता एवं अविश्वास के झोंकों से आहत होकर बुझ जाती है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें साहस, पुरुषार्थ, काम करने की धुन और समय भी है, किंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अवरोध आ जाता है। वे रुक जाते हैं और इसका परिणाम होता है कि असफलता, कुंठा और निराशा। मनुष्य यदि ये बातें सीख ले तो वह ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक सहजता से पहुंच सकता है। आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक मनुष्य में नई आस्था का संचार होना अनिवार्य है। सिद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता। आचारवान बने बिना आत्मा के चरम विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊंचे आचार के साथ आस्थाशीलता का अविनाभावी संबंध है। क्षेत्र चाहे धर्म का हो या फिर विज्ञान का हो, बिना आस्था के ना धार्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है, ना वैज्ञानिक क्षेत्र में और ना ही कर्म क्षेत्र में। आस्थाहीन एक प्रकार से भटकाव को निमंत्रण है। भटकाव के दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था का दीप सदैव हाथ में रखना ही होगा। और भटकाव के मुख्य कारण आस्थाहीनता, असीमित आकांक्षा और स्वच्छता है। और जिसकी आस्था केंद्रित नहीं होगी, उसकी आकांक्षाओं पर नियंत्रण कौन करेगा? आकांक्षाओं के खुले आकाश में विचरने वाला किस अनुशासन को मान्य करेगा? यदि यह ऐसा नहीं करेगा तो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए असीमित महत्वाकांक्षा, स्वच्छता पर नियंत्रण आवश्यक है। ये दोनों ही कार्य आवश्यक हैं किंतु कठिन भी है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इसे देखा करिए, पढ़ा करिएगा, कुछ सीखा करिएगा। राजमार्गों पर अतिक्रमण की जो बात हो रही है उसको लेकर ये बातें की जा रही हैं। तो यह जानना निराशाजनक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर उदासीनता का परिचय दिया जा रहा है। हाल ही में संसद में दी गई एक जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्षों में राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामले में ना तो किसी पर कोई मामला दर्ज किया गया और ना ही कोई जुर्माना वसूला जा सका। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि राजमार्गों पर होने वाले कब्जे एवं अतिक्रमण को हटाने का काम होता रहता है, क्योंकि ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न होने से वे फिर से राजमार्गों को बाधित करने आ जाते हैं। इसका पता इससे चलता है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में राजमार्गों से 1866 अवैध कब्जे हटाए गए, महाराष्ट्र में 1062 और गुजरात में 1153। इसी तरह एनसीआर से 92 अवैध कब्जे हटाए पड़े। और क्या कोई यह दावा करने की स्थिति में है कि ये अवैध कब्जे फिर से नहीं हुए होंगे? भरी पूरी आशंका है कि इनमें से कुछ कब्जे फिर से हो गए होंगे। समझना कठिन है कि राजमार्गों को बाधित करने वालों के खिलाफ इतनी उदारता क्यों बरती जा रही है। यह समझा जाना चाहिए कि राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए बिना आवागमन को सुगम बनाए रखना संभव नहीं है। और जब आप देखिए राजमार्ग अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार होते हैं तो केवल यातायात ही बाधित नहीं होते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ता है। यह एक तथ्य है कि राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं और उनमें मरने एवं घायल होने वालों की लगातार संख्या बढ़ रही है। राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केवल राज्य सरकारों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि यह प्रश्न है कि उसकी अपनी एजेंसियां क्या कर रही हैं और क्यों किसी राजमार्ग पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण को हटाकर कर्तव्य की तीसरी इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि वहां फिर से अतिक्रमण नहीं होगा। अपने देश में जो स्थिति यह है कि यदि कहीं आज अतिक्रमण हटाया जाता है तो कल वह फिर से कायम हो जाता है। और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि कई बार राजमार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण होता है। व्यस्त समय में शहरी इलाकों में कई राजमार्गों के किनारे पर दुकानें लग जाती हैं या फिर ऑटो, टेम्पो और बसें सवारियां उतारने चढ़ाने का काम करने लगती हैं, और इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं देता है जब तक कि लंबा जाम ना लग जाए या फिर कोई हादसा ना हो जाए। यह ठीक है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ हाईवे प्रशासन को अवैध कब्जे और अतिक्रमण की जांच के लिए राजमार्गों के निरीक्षण का निर्देश दिया है, लेकिन ऐसे किसी निर्देश की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि यह देखना तो उनका प्रशासनिक दायित्व है कि राजमार्गों में किसी तरह की कोई बाधा न खड़ी हो पाए। संसाधन बढ़ाने पर मंथन। झारखंड सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उपाय प्रारंभ कर दिए हैं। एक बार झारखंड चलिए, अभी यहाँ चुनाव हुए थे ना विधानसभा सीटों के लिए। देखिए रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ बहुमत मिला था। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें। राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 और विधानसभा में 81 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या झारखंड। झारखंड खनिज संपदा से संपन्न राज्य है और यहाँ के नेता देखिए, यहाँ के अधिकारी देखिए, माला माल रहते हैं
क्योंकि बहुत एक तरह से खनिज यहाँ देखने को मिलते हैं। खनिज आधारित उद्योगों के अलावा यहाँ निर्माण क्षेत्र में कई तरह के उद्यम काम करते हैं। बढ़े हुए राजस्व का फायदा जनता को ही मिलता है। महिलाओं के उत्थान, युवाओं के रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के साथ आधारभूत संरचना के विकास में काफी धन की आवश्यकता होती है। राजस्व में हिस्सेदारी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच दावेदारी चलती है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक कर केंद्र पर बकाया राशि की वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया उठाने की बात भी कही है। राजस्व संग्रह को बनाने के लिए आंतरिक स्रोतों का विकास भी एक अनिवार्य प्रक्रिया है। लघु खनिजों के खनन और वितरण के लिए राज्य सरकार के पास अपनी नीति और व्यवस्था होती है, और नए उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया के जरिए भी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने ऐसे लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। उत्पाद और ऊर्जा से भी राज्य को अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद की जाती है। कल्याणकारी राज्य में आम लोगों पर कर का अधिक बोझ नहीं पड़े, और इसका आप देखते हैं कि भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे में समावेशी सर्वग्राह कर प्रणाली की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर लोग उठा रहे हैं। इन्हें योजनाओं के अनवरत संचालन से लोगों का जीवन स्तर बढ़ने की उम्मीद है। इनके इनके लगातार संचालन के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोत से आमदनी की व्यवस्था आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सुस्ती, तो इसे भी देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 स्थानों का खाली रह जाना दर्शाता है कि दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए आवश्यक ठोस कदम उठाने की में पीछे रह गई है। यह सूचकांक आप देखिए वैश्विक जलवायु प्रयासों की धीमी गति को भी उजागर करता है। यह चिंताजनक है कि सूचकांक की सभी श्रेणियों में किसी भी देश का प्रदर्शन इतना प्रभावी नहीं रहा कि उसे समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग दी जा सके। सूचकांक में डेनमार्क ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन उसे भी चौथा स्थान ही हासिल हुआ। किसी प्रतियोगिता में कोई भी प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय तथा अथवा तृतीय स्थान पर नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि या तो प्रतिस्पर्धा के मानक बहुत ऊंचे हैं या प्रतिभागियों का प्रदर्शन बेहद कमजोर है। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में असंतोषजनक प्रगति और गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है। यह स्थिति विभिन्न देशों को अपनी नीतियों और प्रयासों पर पुनर्विचार करने और अधिक गंभीरता से काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। यह सूचकांक राष्ट्रीय संसदों और सरकारों में बहस को गति देता है, साथ ही दुनिया के देशों को जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्यवाही के प्रति प्रतिस्पर्धी बनाता है। यह सूचकांक दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रगति का आईना है। यह वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार 63 देशों और यूरोपीय संघ के देशों के जलवायु परिवर्तन के संबंध में किया जा रहा प्रयासों का पर आधारित है। सूचकांक के मूल्यांकन के लिए 4 आधारों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग और जलवायु नीति शामिल है। इस वैश्विक सूचकांक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों द्वारा जलवायु संकट के न्यूनीकरण की दिशा में उठाए जाने वाला प्रयासों का आकलन करना है। हालांकि सूचकांक के इस 20वें संस्करण से बोध होता है कि किसी भी देश ने जलवायु परिवर्तन संबंधी इस दिशा में पर्याप्त उत्कृष्ट कार्य नहीं किया है। सूचकांकों में डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम इस वर्ष अग्रणी रहे। दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जक देशों जैसे चीन, अमेरिका का प्रदर्शन बहुत निम्न श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। इसमें भारत 10वें स्थान पर है। सूचकांक रिपोर्ट में जहां भारत सरकार की अक्षय ऊर्जा नीति की प्रशंसा की गई है, वहीं कोयले पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना भी की गई है। अच्छा, देखिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, तापमान के बढ़ने को लेकर, लेकिन क्या पहल की जा रही है, देशों के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? केवल बैठकें कर लेने से, इस तरह की रिपोर्ट आ जाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब समस्या क्या है, उसका समाधान स्थायी क्या हो सकता है, उस पर बातें होनी चाहिए। या आप देखिए ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये पैन 2.0 की पहल, डिजिटल क्षैतिज पर उभरता भारत। पैन कार्ड के बारे में सुने हैं? मैं बात कर रहा हूं परमानेंट अकाउंट नंबर की। इससे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं स्थायी खाता संख्या। एक 10 अक्षर वाला अल्फा न्यूमेरिक पहचान पत्र होता है ना, और जो भारतीय आयकर विभाग द्वारा एक लेमिनेटेड पैन कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। और किसी भी व्यक्ति को जो इसके लिए आवेदन करता है या जिसे विभाग बिना आवेदन के नंबर आवंटित करता है, इसे भारतीय आयकर विभाग की वेबसाइट से ई-पैन के रूप में जानी जाने वाली PDF फाइल के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आप QR कोड होगा, देख रहे हैं। हाल ही में संपन्न 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों आए तो दूर बैठे दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और स्पेस एक्स, टेस्ला एवं एक्स के मालिक एलन मस्क ने भारत के परिप्रेक्ष्य में एक टिप्पणी की।
उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि एक ओर भारत, जहां एक ही दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती कर ली गई, दूसरी तरफ अमेरिका है, जहां बीते 2 हफ्तों से कैलिफोर्निया में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मतों की गिनती पूरी नहीं हुई है। कैलिफोर्निया में कुल 2.2 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। एक विकसित मुल्क अमेरिका से विकासशील भारत की इस तुलना का जो उल्लेखनीय आधार है वह तकनीक से जुड़ता है। भारत में आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण यह संभव हो पाया कि चुनाव नतीजे एक ही दिन में पूरे सटीकता और निष्पक्षता के साथ घोषित कर दिए गए। भारत इस तकनीक की तरक्की के कई और पहलू हैं, जिनमें रुपए पैसे के डिजिटल लेन-देन की व्यवस्था, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इस समय पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ऐसे कई मोर्चे और हैं और पर इन पर अब एक नई योजना स्थायी खाता संख्या यानी कि आप देखिए पैन 2.0 जुड़ गई है। इसके पहले डिजिटल पैन कार्ड की व्यवस्था किया जाना है और इसका प्रस्ताव आयकर विभाग ने किया था और इसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इस पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पैन असल में 10 अंकों वाला एक पहचान पत्र है जिसे भारत का आयकर विभाग करदाताओं के लिए जारी करता है। यह एक व्यक्ति को सीधे आयकर विभाग से जोड़ता है। आयकर विभाग को इसके जरिए यह सुविधा मिलती है कि वह संबंधित व्यक्ति से जुड़ी सभी आर्थिक लेनदेन की निगरानी कर सकता है। लेनदेन लोगों को कर भुगतान करने, आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर टीडीएस और टीडीएस क्रेडिट समेत आप देखिए कई अन्य आर्थिक गतिविधियां पैन कार्ड के उल्लेख के माध्यम से संपन्न होती हैं। देश में पैन कार्ड की शुरुआत 1972 में शुरू हुई थी। इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A के तहत कानूनी जामा पहनाया गया। इससे पहले करदाताओं को GIR नंबर दिया जाता था। हालांकि आरंभ में पैन कार्ड का उपयोग वैकल्पिक था, पर 1976 के बाद इसे बड़े आर्थिक लेनदेन में अनिवार्य कर दिया गया। और आप देखते हैं कि पैन से कर आकलन, कर की मांग और बकाये की गणना के अलावा आंतरिक और बाह्य स्रोतों से जुटाए गए निवेश का पता चलता है। कर्ज एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के विवरण भी इससे मिल जाते हैं। कर चोरी की सबसे सटीक सूचना पैन कार्ड की अनिवार्यता के कारण मिल जाती है। स्थायी होगा डिजिटल अनुभव, तो निश्चित ही पैन की व्यवस्था के कारण सरकार, आयकर विभाग और आम नागरिकों को आर्थिक गणनाओं और कर भुगतान आदि में कई सहूलियतें मिलती हैं। अब आयकर विभाग का उद्देश्य नागरिकों को इसका डिजिटल अनुभव दिलाना भी है। नई परियोजना पैन 2.0 के तहत क्विक रिस्पांस कोड के साथ कार्ड धारकों को मुफ्त अपग्रेडेशन की सुविधा मिलेगी। पैन 2.0 के जो लाभ गिनाए जा रहे हैं उनमें आप देखते हैं कि कम लागत के साथ आसान और तेज पहुंच, सुरक्षित और डाटा पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं शामिल होंगे। नया पैन कार्ड सभी सरकारी एजेंसियों के डिजिटल मंचों के लिए साझा पहचान पत्रक के रूप में भी काम आ सकेगा और इससे आयकर विभाग के कामकाज में तेजी और पारदर्शिता आएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बात चाहे पैन 2.0 परियोजना की हो या यूपीआई की, इस तरह की पहल कदमियां देश के डिजिटल इंडिया के विजन से मेल खाती हैं और इनमें आप देखिए ज़्यादा बड़ा उल्लेख यूपीआई का होता है। यूपीआई का आज शहरी कस्बों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे से छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वालों से लेकर रिक्शा चालक तक जिन ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था पर निर्भर हो गए हैं उनमें यूपीआई सबसे आगे है और इसने हमारे देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक क्रांति पैदा कर दी है और देश में 70 से अधिक मोबाइल ऐप और 5 करोड़ से अधिक व्यापारी यूपीआई भुगतान को स्वीकार कर रहे हैं। बैंक खाता नहीं रखने वाले करोड़ों अन्य लोग भी यूपीआई के जरिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल हो गए हैं, जिससे देश के वित्तीय लेनदेन और समावेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से अगस्त के बीच यूपीआई के जरिए 7,062 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। यूपीआई के रूप में भारत को की डिजिटल क्षमताओं का प्रदर्शन देखते हुए दुनिया के कई देशों ने भारत से अपने यहाँ इस प्रकार प्रणाली को लागू करने में मदद मांगी है और अब तक भारत ऐसे 8 देशों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुका है और करीब 30 अन्य देशों ने ऐसा ही करने की इच्छा जताई। इनमें से संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और सिंगापुर में भारतीय यूपीआई की शुरुआत हो चुकी। बहुत जल्द फ्रांस में भी यह सेवा प्रारंभ होने वाली है। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार का कमाल, तो आप देखिए सिर्फ यूपीआई से ही भारत में एक व्यवस्थित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में मदद मिली हो, ऐसा नहीं है। असल में हाल ही के वर्षों में देश के अंदर तेजी से डिजिटल प्रौद्योगिकियों का विस्तार हुआ है। डिजिटल सुविधाओं का आधार बढ़ा है। किफायती होने के कारण इंटरनेट आम लोगों की पहुंच में आया है। मोबाइल इंटरनेट, फोन सेवाओं का व्यापक नेटवर्क कायम हुआ है। इन बदलाव के कारण भारत में एक ऐसा बुनियादी और मजबूत डिजिटल ढांचा तैयार हुआ है और जिसमें लोगों के निवास स्थान या उनकी सामाजिक हैसियत जैसे मसले धुंधले पड़ गए
और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच कायम हो गई है। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के तेज विस्तार ने उन लोगों को भी वित्तीय प्रणालियों से जोड़ दिया जो पहले अपने स्थायी और सामाजिक स्थिति के आधार पर इन सेवाओं को हासिल करने में पीछे रह जाते थे। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। यूपीआई और डिजिटल पैन कार्ड ऐसे उदाहरण हैं जो तकनीक की मदद से बदलते भारत की नई तस्वीर पेश करते हैं। इसके कई अन्य आयाम भी हैं, पर इनमें जो एक तथ्य साझा है वह है एक दशक पहले शुरू हुई परियोजना डिजिटल इंडिया। इस अभियान को शुरू करने से इस अभियान को शुरू तो किया गया था देश की गवर्नेंस की दिशा में सुधारने के लिए, लेकिन इसके ढेरों सार्थक उत्साहजनक नतीजे कई और रूपों में दिखाई देने लगे। दर्ज करने में लायक बदलाव डिजी लॉकर, उमंग ऐप, रैपिड असेसमेंट सिस्टम, एपीआई सेतु, पोस्टर पोषण ट्रैकर, राष्ट्रीय एआई पोर्टल, माई स्कीम सरीखी कई सेवाओं में दिखाई दे रहे हैं। इन सेवाओं में आम नागरिकों की भागीदारी का असर यह हुआ कि देश में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार और संबंधित तकनीकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के काम में भी तेजी आई है। योजनाओं में लीकेज रोकने की पहल। जब हम सुविधाओं और योजनाओं के डिजिटलीकरण की बात करते हैं तो अक्सर मन में सवाल उठता है कि आखिर इससे आम लोगों और खासकर गरीबों को क्या लाभ होगा, उनके जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में क्या सुधार आएगा। ऐसे ही सवालों के मद्देनजर कभी लालू प्रसाद यादव ने सवालिया लहजे में कहा था कि गरीब आटा खाएगा कि डाटा। उनका संदर्भ देश में हो रहे कंप्यूटरीकरण, इंटरनेट एवं मोबाइल सेवाओं के प्रसार से था। लेकिन जब गरीबों के बैंक खातों में इस डिजिटलीकरण के कारण सीधे धन आने लगा, खेती किसानों में मोबाइल नेटवर्क की वजह से फायदा होने लगा, तो वे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के मुरीद होने लगे थे। एक और बात बताऊं, जब सत्ता पक्ष में आप होते हैं तो कुछ और होता है और विपक्ष में होता है तो कुछ और होता है। अब आप देखिए, राजीव गांधी मोबाइल टेक्नोलॉजी की क्रांति लाए तो कहते हैं कंप्यूटर की बात हुई। तो आप देखेंगे कि बैलगाड़ी से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने इसका विरोध किया था। तो मैंने कहा ना कि जब सत्ता में होते हैं तो कुछ और विचार होते हैं और विपक्ष में पहुंचते हैं तो कुछ और विचार होता है। खासतौर से भ्रष्टाचार के कारण उनसे जुड़ी योजनाओं की पूरी मदद उन्हें पहले नहीं मिल पाती थी, लेकिन डिजिटलीकरण से यह तस्वीर पलट गई। ध्यान रखना होगा कि दुनिया के कई देशों में गरीबी, अशिक्षा, भूख आदि तमाम समस्याओं के केंद्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव, योजनाओं के क्रियान्वयन में खामी और योजनाओं में लीकेज जैसे भ्रष्टाचार है। ऐसी स्थिति में यदि आम लोगों को डिजिटल रूप से सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है तो उन योजनाओं के नियमित अपडेट लेने की व्यवस्था बना दी जाती है। उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, लेट लतीफी जैसी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाता है तो जनता का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था अब प्रत्येक देश के लिए अहम हो गई है, इसलिए जरूरी है कि एक सक्षम, समावेशी, निष्पक्ष, भेदभाव रहित और सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए अच्छी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में भारत एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने के लिए भी प्रयासरत है और इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में एक आभासी तंत्र विकसित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि वर्चुअल रिपोजिटरी सूचना प्रणालियों का एक ऐसा तंत्र है जो साझा की गई डिजिटल सामग्रियों को ग्रहण करता है, उन्हें संगठित और प्रतिबंधित करते हुए संरक्षित करता है, सदस्यों को उन सूचनाओं तक पहुंचने प्रदान करता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी सहायता से सरकारी सुविधाओं को आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उनके बारे में बात कर ली है। ये आप देखिए, स्थानीय चुनाव, निकायों के गठन पर ऊहापोह, एक समय से चुनाव ना करवाने की बातें हो रही हैं, ये राजनीति की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको बता दी ना, टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो कोई लगता है आपको कि आपके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर आप लोग देख लिया करिएगा, ठीक है। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो ज़रूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।